नमस्कार मित्रों, आज मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, जिनकी जन्म तारीख 17 सितंबर 1950, जन्म स्थान बड़नगर और जन्म समय उनका दोपहर का माना गया है, लेकिन मैंने दोपहर 12 बजे का लिया है। तो ये जन्म कुंडली श्री नरेंद्र जी मोदी की मैं आपके सामने लेके आज प्रस्तुत हुआ हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार की बलवान कुंडली लेकर के उन्होंने जन्म लिया, जिस कारण से आज वो देश के प्रधानमंत्री है। उद्देश्य हमारा जन्म पत्रिका विश्लेषण करना भी है और साथ में जो विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं उनको समझना भी है। माननीय मोदी जी की जन्म कुंडली में ढेर सारे राजयोग बनते हैं, तो उनको भी अपन समझेंगे और साथ में कुंडली का एनालिसिस भी करेंगे। तो हर व्यक्ति का जो एनालिसिस करने का तरीका होता है वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के अनुसार अलग अलग होता है। मैं शुरुआत हमेशा करता हूं नक्षत्र से। नक्षत्र से व्यक्ति की प्रकृति का ज्ञान होता है। तो माननीय श्री मोदी जी की जन्म कुंडली में अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है। नाम अक्षर नी है और अनुराधा नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनि है। पाया चांदी का है जो शुभ माना गया है और रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की छठ में उनका जन्म हुआ है। अब अपन ये देखेंगे कि अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने का अपने को क्या फल मिलता है। तो अनुराधा नक्षत्र में जन्म होता है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, बलशाली होता है, मन से बलशाली होता है। व्यक्ति स्वार्थी होता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है, साथ ही निपुण होता है। मतलब जिस कार्य में वो अपना हाथ डालता है उसको बड़ी निपुणता से काम करता है। व्यक्ति की जो अनुराधा नक्षत्र में जन्मे जो व्यक्ति होते हैं वो इंजीनियरिंग कार्य करने में, उद्योग में रुचि लेते हैं, साथ ही शोधकर्ता होते हैं और साथ ही विचारवान होते हैं। मतलब चिंतन करते हैं, हर चीज के ऊपर चिंतन करने वाले होते हैं। अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं, स्वधर्म प्रेमी होते हैं। मतलब अपने धर्म से प्रेम रखते हैं। वेद, पुराण, विज्ञान और तकनीकी कार्यों में नक्षत्र किसका है? ये शनि का नक्षत्र है। इसलिए ये वेद, पुराण, विज्ञान, तकनीकी कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। ज्योतिष प्रेमी होते हैं, ज्योतिष पर भी विश्वास करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये निर्धन कुल में जन्म लेकर उन्नति करते हैं। मतलब गरीब परिवार में भी जन्म लेकर के, निर्धन परिवार में भी जन्म लेकर के उन्नति करना, ये इस नक्षत्र की विशेषता है। इन्हें पिता का सुख कम मिलता है। इस नक्षत्र का जो जातक होता है उसे पिता का सुख कम मिलता है। ये अपना काम निकालने में चतुर होते हैं। मतलब अपना काम कैसे करना, कैसे अपना काम को निकालना, इसमें ये चतुर होते हैं। साथ में अध्ययन करने में मेहनत करते हैं। कोई भी चीज का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें मेहनत करते हैं। साथ में उन्नतिशील होते हैं, कठिन परिश्रम में भरोसा करते हैं। अपनी बात को दूसरों को समझाने में और दूसरे को समझने में और अपनी बात दूसरे को समझाने में निपुण होते हैं। साथ में यदि इस नक्षत्र की एक और विशेषता है, चूंकि इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनि है और शनि यदि कुंडली में अच्छे स्थान पे पड़ा हो, इनकी क्या विशेषता है, शनि की क्या विशेषता है, इस नक्षत्र की क्या विशेषता है कि यदि शनि अपने कुंडली में, जन्म कुंडली में अच्छे स्थान पर पड़ा हो तो ये आश्चर्यजनक अपने कार्यों से, आश्चर्यजनक कार्यों से सबको चकित कर देते। तो वो सब इन्होंने किया है क्योंकि शनि अपने 10वें भाव में है। जन्म कुंडली का जो नक्षत्र का स्वामी है शनि, वो लग्न से 10वें भाव में है। चंद्र कुंडली से भी 10वें भाव में,
अब इनकी कुंडली की क्या क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बहुत सारी बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले वृश्चिक लग्न की कुंडली है। मैंने जानबूझ के दोपहर 12 बजे का समय लिया, तो इनका नवमांश चक्र में भी वृश्चिक लग्न आता है, मतलब वर्गोत्तम लग्न हो गया। 8 नंबर मतलब वृश्चिक लग्न। जन्म कुंडली का भी वृश्चिक लग्न है और इनके नवमांश चक्र का भी वृश्चिक लग्न है, इसलिए मैंने दोपहर 12 बजे का समय लिया है। ये डिक्लेयर समय इनका अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन मैंने अलग अलग समय की कुंडलियां बना करके अध्ययन करने के बाद दोपहर 12 बजे का समय लिया है। 5 मिनट कम ज्यादा होने पर भी नवमांश चक्र इनका वृश्चिक लग्न का ही बनेगा। तो कुंडली ज्यादा पावरफुल हो जाती है जब हमारी कुंडली वर्गोत्तम होती है। मतलब अपना उद्देश्य कुंडली का एनालिसिस भी करना है और ज्योतिष को सीखना भी है। तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, साथ में इनका नवमांश चक्र भी वृश्चिक लग्न का है। देखिए 8 नंबर यहाँ पे है, तो ये कुंडली पावरफुल हो जाती है, मतलब इसकी कुंडली का पावर जो है वो 9 गुना बढ़ जाता है। दूसरा, इस कुंडली की एक और विशेषता है, इसकी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही है, क्योंकि चंद्रमा लग्न के अंदर है। चंद्रमा काय में है? लग्न में है, इसलिए लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों एक ही है। ये भी एक महत्वपूर्ण योग होता है। यदि किसी व्यक्ति का, अब मैं अपन सीखने के हिसाब से भी कुछ बात बता रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति का लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही है, तो कुंडली का पावर, कुंडली का जो ताकत है, कुंडली का जो बल है, वो कई गुना बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है, मान लो लग्न कुंडली तो सब वृश्चिक है, लेकिन चंद्र कुंडली मान लो वृषभ है, या मान लो चंद्र कुंडली मिथुन राशि की है। तो इसमें क्या होता है कि मंगल जो लग्न का स्वामी है मंगल, और चंद्रमा का स्वामी मान लो बुध हो गया, या चंद्रमा का स्वामी मान लो शुक्र हो गया, तो दोनों में पटती नहीं है। मंगल और शुक्र में विवाद रहता है, दोनों एक दूसरे के ग्रुप से अलग है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुंडली हमारी कमजोर हो जाती है। आदमी का शरीर कुछ और कहता है और आदमी का मन कुछ और कहता है। इसलिए यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्न में ही हो, यानी कि लग्न कुंडली और राशि कुंडली एक ही हो, तो वो कुंडली का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि व्यक्ति एक ही प्रकार की सोच लेकर के आगे चलता है। तो ये पहली विशेषता इस पत्रिका में यह है कि चंद्रमा भी लग्न में ही बैठा हुआ है, मतलब इस व्यक्ति की जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों ये एक ही है। नवमांश कुंडली का लग्न भी वृश्चिक है, ये दूसरी विशेषता। तो कुंडली का बल काफी बढ़ जाता है। अब अपन इस कुंडली के अंदर कौन कौन से योग बन रहे हैं उनके ऊपर अपन ध्यान देंगे। सबसे पहले रोचक योग बन रहा है। सबसे पहले इस कुंडली में रोचक योग क्या होता है, जब मंगल अपने खुद की राशि मेष या वृश्चिक में होकर के लग्न में बैठा हो, तो वो रोचक योग कहलाता है। तो यहाँ पे मंगल वृश्चिक राशि में बैठ करके रोचक योग बना रहा है। रोचक योग वाला व्यक्ति सेनापति होता है। अधिकतर जो पूरे विश्व में जितने भी प्रकार की सेनाएं हैं, उनके सेनापतियों का जब अपन कुंडली एनालिसिस करते हैं, तो अधिकतर में मेष या वृश्चिक लग्न में मंगल होता है, या फिर इस प्रकार से जो मंगल है वो कहीं न कहीं केंद्र में होता है, मतलब उस कुंडली में मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है। तो ऐसा व्यक्ति सेनापति का काम करता है। तो यहाँ पे इनके लग्न में है, तो सबसे पहला योग हो गया आपका रोचक योग। ये व्यक्ति को जिद्दी बनाता है। जिद्दी कैसा बनाएगा, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम पूरी तरह से 100% काम करना, 24 घंटे अपने लक्ष्य के प्रति काम करना, ये रोचक योग की विशेषता है। दूसरा, इस कुंडली के अंदर पाराशरी राजयोग बन रहा है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि लग्नेश और यहाँ पे जो चंद्रमा है वो नवम भाव का स्वामी है, तो यदि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये तीनों के जो स्वामी हैं, जो कि कुंडली के लिए कारक ग्रह कहलाते हैं, यदि इन तीन में से दो की या तीनों की किसी एक स्थान पर युति हो, तो उसको हम कहते हैं पाराशरी राजयोग। अब इस कुंडली के अंदर लग्नेश मंगल और चंद्रमा नवमेश, नवमे भाव का स्वामी,
इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल, मीन राशि का स्वामी गुरु और कर्क राशि का स्वामी चंद्र तीनों कारक कहलाते हैं। मतलब वृश्चिक लग्न की कुंडली में जो मेन कारक होते हैं वो मंगल, गुरु और चंद्रमा होते हैं। तो इन तीन में से दो ग्रह मंगल और चंद्र ये दोनों लग्न में एक साथ बैठे हैं, तो इसको हम एक राजयोग ये बना दे, मतलब लग्नेश और नवमेश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये फल क्या देता है? ये व्यक्ति को देश विदेश में लंबी लंबी यात्राएं करवाता है। नवमेश यात्राएं करवाने में माहिर माना जाता है। तो लग्नेश और नवमेश जब एक साथ लग्न में या पंचम में कहीं पर भी बैठे हो तो वो व्यक्ति को देश विदेश में यात्राएं करवाता है। तो हमने देखा है कि यात्राएं की जा रही है। तो पहला एक ये योग हो गया आपका पाराशरी रुचक योग, दूसरा योग हो गया आपका पाराशरी राजयोग। तीसरा देखिए, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि का है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में अपनी नीच राशि, मतलब इनका भाग्येश, भाग्य का स्वामी नीच राशि में बैठा है, लेकिन ये स्वग्रही मंगल के साथ में है, इसलिए नीच भंग राजयोग बना रहा है। पत्रिका में नीच भंग राजयोग चंद्रमा मंगल के साथ बना रहा है। कारक होकर के चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है मंगल के द्वारा, तो इसको भी बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना जाता है। लग्न के अंदर नीच भंग राजयोग बनना, लग्न के अंदर पाराशरी राजयोग बनना, ये व्यक्ति को उच्च पद पे ले जाता है, उच्चतम पद पर ले जाता है। चौथा इसमें सबसे महत्वपूर्ण योग है वो गज केसरी योग है। गज केसरी योग क्या होता है? जब चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो, तो यहां पे देखिए चंद्रमा से केंद्र में गुरु है। माननीय मोदी जी की जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली से केंद्र में गुरु है और गुरु से केंद्र में चंद्र है, मतलब चंद्र और गुरु एक दूसरे के केंद्र में है, तो ये गज केसरी योग बनता है। वृश्चिक लग्न में, कर्क लग्न में और मीन लग्न में गुरु और चंद्रमा दोनों कारक होते हैं, इसलिए यदि इन तीन लग्नों में गज केसरी योग बनता है, वृश्चिक, कर्क और मीन, तो गज केसरी योग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे मोदी जी की जन्म कुंडली में चूंकि वृश्चिक लग्न है और चंद्रमा और गुरु गज केसरी योग बना रहे हैं और जीवन में चंद्रमा की महादशा भी प्राप्त हो रही है, तो ये अपने जीवन के सर्वोत्कर्ष, सबसे ज्यादा उत्थान वाले पद पे, सबसे ज्यादा कहना चाहिए सबसे पावरफुल पद के ऊपर बैठने का ये योग बनाता है। चंद्र और गुरु, गुरु इस पत्रिका में कारक होता है। क्यों? क्योंकि पंचमे से। चंद्र भी कारक होता है क्योंकि नवमेश है। मंगल भी कारक होता है क्योंकि लग्नेश है। तो चंद्र और गुरु गज केसरी योग बना रहे। नाम से ही स्पष्ट है, गज केसरी का मतलब होता है हाथी पर सवार शेर। समाज में व्यक्ति की ये स्थिति होती है कि हाथी के ऊपर शेर सवारी कर रहा हूं, मतलब गज केसरी योग उच्च पद का लाभ व्यक्ति को दे रहा है। आगे अपन इसमें देखते हैं महालक्ष्मी योग। चंद्रमा और मंगल इस कुंडली में कारक होकर के एक साथ बैठे हैं, इसको कहते हैं महालक्ष्मी योग। इसका एक और नाम है विष्णु लक्ष्मी योग। ये भी उच्च पद देता है, चूंकि ये लग्न में बैठा है तो उच्च पद, प्रभावशाली व्यक्तित्व और पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त, इस प्रकार के योग अपने को देता है। तो चंद्र और मंगल दोनों एक और योग बना रहे हैं, महालक्ष्मी योग। इसके अलावा इस पत्रिका में एक और योग बनता है, वो योग है मुफल योग। कौन सा योग है वो? मुफल योग। इसके बारे में भी मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। आगे इसमें देखिए कुछ चीजें और है। जैसे अपन इस पत्रिका में देखते हैं तो इस पत्रिका का जब चलित कुंडली बनाते हैं, कौन सी कुंडली बनाते हैं? चलित कुंडली। तो ये जो सूर्य और बुध है ये आ जाता है लौट करके पांचवें भाव में, मतलब ये यहां पे आ जाते हैं, अपनी जगह से सरक करके यहां आ जाते हैं सूर्य और बुध। अब सूर्य देखिए 10वें से। अब इसमें एक और सिद्धांत मैं बताता हूं कि यदि केंद्राधिपति क्रूर ग्रह है, केंद्राधिपति यानी कि चौथे, 7वें और 10वें भाव का मालिक यदि क्रूर ग्रह है तो वो योग कारक हो जाता है।
तो इस पत्रिका में सूर्य भी योग कारक है, और योग कारक होकर के जन्म कुंडली में तो लाभ में बैठा है, लेकिन चलित कुंडली में ये 10वें भाव में खुद की राशि में शनि के साथ आ जाता है। तो अब देखिए राज कौन कौन दे रहा है। इस पत्रिका में पद दे रहे चंद्र मंगल, गज केसरी योग बना रहे चंद्र मंगल और गुरु, लेकिन राज कौन कौन दे रहा है? राज दे रहा है शनि और सूर्य। शनि क्यों पावरफुल हो जाता है 10वें भाव में? ऐसा कहते हैं कि 10वें भाव में मंगल अथवा शनि अपना बल बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे शनि ने अपना बल क्यों बढ़ाया है? क्योंकि जो हमारी काल पुरुष की कुंडली होती है, जिसमें यहाँ पे मेष लग्न होता है, तो उसकी 10वीं राशि मकर यहाँ पे बनेगी, और मकर का स्वामी शनि होता है। मतलब काल पुरुष की कुंडली में शनि 10वें भाव का मालिक है। इस कारण से शनि 10वें भाव में अपना बल बढ़ा देता है। तो शनि यहाँ पे 10वें भाव में स्थित है, इसलिए शनि की बात, चूंकि 10वें सूर्य क्रूर ग्रह होकर कहां पे बैठा है? 10वें भाव में, चलित कुंडली के अंदर। इस कुंडली में आपको 11वें भाव में दिखाई दे रहा है। 11वें भाव में भी सूर्य अपना फल दे रहा है। ये राज्य शासन से लाभ देता है। भाई राज्य शासन का स्वामी लाभ में बैठा है, तो राज्य शासन से लाभ मिलता है। अब ये सूर्य 10वें भाव में आकर के स्वयं बैठ गया है, तो ये राजयोग कारक है। हालांकि ये सूर्य चूंकि अपना घर बदल रहा है, जन्म कुंडली की तुलना में चलित कुंडली में आया है, भाव कुंडली में आया है, तो ये सूर्य कमजोर है, लेकिन फिर भी वो अपना अच्छा फल देगा। मतलब सूर्य की महादशा में भी व्यक्ति उच्च पद पे आसीन रहेगा। अब अपन इस पत्रिका के अंदर देखें तो नवमांश चक्र, जिससे विशेष करके पत्नी के बारे में अपने को जानकारी मिलती है, पत्नी सुख के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप देखिए नवमांश चक्र में लग्न में तो गुरु है, लेकिन लग्नेश नीच का होकर के बैठा है। लग्नेश मंगल नीच का होकर के बैठा है, तो ये मंगल गृहस्थी में, पत्नी सुख में कमी लाता है। अनुराधा नक्षत्र की ये विशेषता होती है कि जिस काम को वो करते हैं उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब इनका जो उद्देश्य है वो राज्य शासन, उच्च पद पे जाना और जनता की भलाई करना, तो पूरी तरह से वो यही काम करते हैं। उन्होंने उसके लिए अपनी गृहस्थी का त्याग कर रखा है। तो इस पत्रिका में एक और विशेषता है कि जनता में अपने को पॉपुलरिटी के लिए यहाँ पे गुरु ग्रह बैठा हुआ है, जो कि इस पत्रिका में पंचमें होकर के चतुर्थ भाव में बैठा है। गज केसरी योग भी बना रहा है, मतलब पूरे विश्व में अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ा रहा है। चलित कुंडली के अंदर ये राहु भी यहाँ से हट करके यहाँ आ जाता है, चौथे भाव में आ जाता है, और ये केतु लाभ में से हट करके और 10वें भाव में आ जाता है चलित कुंडली में। तो ये राहु भी जब इस गुरु के साथ में होगा, तो ये राहु, चूंकि राहु में एक विशेषता होती है कि 45-44 साल की उम्र के बाद में राहु शुभ फल देता है। तो राहु का चौथे भाव में स्थित होना ये व्यक्ति को बचपन में घर से दूर तो ले जाता है, लेकिन साथ में ये क्या करेगा, 44 साल की उम्र के बाद में व्यक्ति की पॉपुलरिटी को बढ़ाएगा। तो 44 साल की आयु के बाद इनकी पॉपुलरिटी में तेज गति से इजाफा हुआ है। जब धन्यवाद। तो सबसे पहले एक योग की बात करेंगे, विक्रमादित्य योग। हमारे आचार्यों के द्वारा बताया गया है कि विक्रमादित्य की जन्म कुंडली, विक्रमादित्य कौन थे? उज्जैन महाकाल के राजा विक्रमादित्य की जन्म कुंडली में भी इस प्रकार का योग बनता है। इसलिए विक्रमादित्य, उस योग को ही विक्रमादित्य योग कहते हैं, जो कि माननीय श्री मोदी जी की कुंडली में बन रहा है। इसके अलावा एक और योग इस कुंडली में बन रहा है, वो है मुसल योग। मुसल योग क्या कहता है कि यदि जन्म कुंडली में स्थिर राशियां, यानी कि वृश्चिक, कुंभ, वृषभ और सिंह, ये केंद्र में हो, और जो हमारे 9 ग्रह हैं उसमें से अधिकतर इन केंद्रों में हो। देखिए ये जन्म कुंडली में तो 2, 2, 4 और 5 घर अपने को दिखाई दे रहे केंद्र में, लेकिन जब चलित कुंडली की में अपन जाते हैं तो सूर्य, बुध और केतु ये भी 10वें भाव में आ जाते हैं, और राहु आपका चौथे भाव में आ जाता है। मतलब फिर इस जन्म कुंडली के अंदर चंद्र, मंगल, गुरु, राहु, शनि, शुक्र, सूर्य, बुध और केतु ये सारे स्थिर राशियों में आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मुसल योग।
मतलब यदि हमारी जन्म कुंडली के अंदर केंद्र के चारों राशियों में सारे ग्रह बैठे हुए हो, चारों राशियां कौन सी स्थिर होना चाहिए। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ को स्थिर राशि बोलते हैं, स्थिर संज्ञक राशि बोलते हैं। तो इन चारों राशियों में यदि सारे ग्रह हो तो उसे कहते हैं हम मूसल योग। तो चलित कुंडली में मूसल योग बनता है। इस प्रकार से माननीय श्री मोदी जी की जन्म कुंडली में ढेर सारे और भी कुछ योग बनते हैं। अपन ने रुचक योग, पाराशरी राजयोग, निज भंग राजयोग, गज केसरी योग, विक्रमादित्य योग, महालक्ष्मी योग, मूसल योग, इतने योगों का वर्णन हमने किया। और भी योग बनते हैं। तो इस प्रकार से ये कुंडली एक पावरफुल व्यक्ति की, एक पावरफुल राजनीतिज्ञ की बन जाती है। और तो आज हमने मोदी जी की जन्म कुंडली का एनालिसिस किया और जो भी हमारा उद्देश्य है वो सीखने का है। तो मित्रों, अब हम महादशा के अनुसार थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। जीवन में इनको जनवरी 1985 तक केतु की महादशा समाप्त हुई और शुक्र की प्रारंभ हुई। शुक्र भी 10वें भाव में ही बैठा है। ये इनको जीवन में परिवर्तन लेके आया। केंद्राधिपति द्वादशे शुक्र सप्तम का मालिक है, तो ये फल सप्तम का देगा। तो इसको मारक ग्रह कह सकते हैं। लेकिन मारक ग्रह होकर के ये 10वें भाव में बैठा है और 20 साल की इसने दशा अपनी दी है। शुक्र खुद अक्री हो जाता है, लेकिन ये चूंकि शनि और सूर्य के साथ बैठा है तो ये भी राजयोग कारक है। तो शुक्र यहाँ पे स्वयं अक्री है, लेकिन इसने शुक्र की महादशा जब 1985 में प्रारंभ हुई तो व्यक्ति के जीवन में मोड़ दिया, इनको राजनीति की तरफ लाए। जो एक दिशा इन्होंने चुन ली, जिस दिशा को चुनने से इनको सफलताएं प्राप्त हुई, वो दिशा की तरफ इनको आगे बढ़ाने में शुक्र महादशा का रोल है। और शुक्र से शनि की अंतरदशा चल रही थी 2001 में। शुक्र से शनि की अंतरदशा में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। तो शनि चूंकि राजयोग कारक है और शुक्र का मित्र है और शुक्र और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, तो देखिए शनि यहाँ पे इस जन्म कुंडली के अंदर तृतीयेश और चतुर्थेश है। तृतीयेश होने से तो मारक हो जाता है, लेकिन चतुर्थेश क्रूर ग्रह वो शुभ हो जाता है। चतुर्थेश क्रूर ग्रह शुभ होकर के चतुर्थ भाव में भी देख रहा है और राज्य भाव में बैठा है। काल पुरुष की कुंडली में राज्य भाव में ये बली हो जाता है। साथ में अनुराधा नक्षत्र का स्वामी है शनि, जो कि इस व्यक्ति का जो नक्षत्र है वो अनुराधा है, जिसका स्वामी कौन है, शनि है। तो शनि 10वें भाव में राजयोग कारक हो जाता है और शुक्र इसके साथ में है, जो इसके अनुसार फल दे रहा है। शुक्र किसके अनुसार फल दे रहा है, शनि जैसा, क्योंकि ये खुद अकारक है। केंद्राधिपति शुभ ग्रह अकारक हो जाता है, केंद्राधिपति शुभ ग्रह अकारक हो जाता है। तो शुक्र यहाँ पे शनि के अनुसार फल दे रहा है। तो पहली बार शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा में इनको मुख्यमंत्री पद की प्राप्ति हुई। अब इसके बाद में शुक्र की महादशा 2005 में समाप्त होती है। 2011 तक 10वें सूर्य की महादशा चलती है। सूर्य भी कारक है, क्योंकि 10वें क्रूर ग्रह केंद्राधिपति शुभ होकर के लाभ भाव में बैठा है। चलित कुंडली में 10वें भाव में बैठा है, तो ये भी राजयोग कारक है। इसकी महादशा में भी सत्ता इनके हाथ में रही। इसके बाद में 9वें चंद्रमा की महादशा 2021 तक है, जो कि मंगल के साथ नीच भंग राजयोग बना रहा है, गुरु के साथ गज केसरी योग बना रहा है और खुद अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि वृश्चिक लग्न में कारक है। तो 2021 तक भी इनके हाथ में सत्ता रही। अब 2028 तक मंगल की महादशा चल रही है, जिसमें एक चुनाव भी आने वाला है। अभी 2024 में एक चुनाव आने वाला है, तो वो भी ये जीत लेंगे, फिर से प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। तो 2028 में तक 2028 के किसी भी माह तक, अपन एक्यूरेट माह की बात नहीं करते क्योंकि अपने पास समय एक्यूरेट नहीं है, तो
मंगल की महादशा तक इनके पास सत्ता तो रहना ही है। उसके बाद में राहु की महादशा प्रारंभ होगी जो कि 2046 तक चलेगी। राहु चतुर्थ भाव में है और 44 साल की उम्र के बाद राहु की महादशा हमेशा शुभ फल देती है। तो राहु चतुर्थ भाव में इनकी पॉपुलरिटी को, इनका जो नाम है पूरी दुनिया में इनका नाम रहेगा और राहु चतुर्थ भाव में इनको पॉपुलरिटी देने वाला है। साथ में पूरे समय में जो सबसे खराब समय हम कह सकते स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो आ रहा है राहु से केतु की महादशा में। राहु से केतु के मामले में जो हमारे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि किसी भी स्थिति में राहु से केतु की अंतर्दशा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो राहु से केतु की दशा 2038 में आएगी। राहु से केतु की दशा, राहु महादशा में केतु की अंतर्दशा 2038 में आने वाली है, जो इनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। और ये 1950 का जन्म है, तो 2038 मतलब 88 साल की आयु में, 88 साल की आयु में इनके स्वास्थ्य के प्रति इनको सचेत रहना चाहिए। तब तक मतलब जन्म कुंडली क्या कहती है कि 2028 के बाद व्यक्ति पद पर न रहे या और ऊंचे पद पे रहे, राष्ट्रपति जैसे पद पे भी रह सकते हैं, लेकिन राहु में केतु की दशा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक कब है? 2038 में। तो इस प्रकार से ये पत्रिका का अपन ने एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने का उद्देश्य हमारा बहुत सारे योगों को समझना है और साथ ही एनालिसिस करने का हमारा उद्देश्य ज्योतिष सीखना भी है और एक ये स्टाइल भी अपने को देखना है कि किस प्रकार से नक्षत्र के द्वारा व्यक्ति की प्रकृति देखी जाती है और उसके बाद नक्षत्र का स्वामी किस प्रकार से जन्म कुंडली में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इन चीजों को देखते हुए फिर अन्य कारक ग्रह किस प्रकार से अपना काम करते हैं, इसको देखते हुए अपन जन्म कुंडली का एनालिसिस अपन ने किया। एनालिसिस अपन ने नियमानुसार किया है। हो सकता है उसमें कोई व्यक्ति कोई ज्योतिषी अपने विचारों से सहमत नहीं हो, लेकिन अपन सीखने के उद्देश्य से अपन पत्रिका का एनालिसिस कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।